बुक पब्लिश कर दिए, पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो ये मोटिवेशन आपका भी था कि बुक पब्लिश करके पैसे कमाने? नहीं, पैट्रियोटिज्म इनकलकेट करने की बात है वो नो डाउट, इट्स अ प्रोसेस। अगर बचपन से स्कूलिंग के टाइम से एनसीसी हो गया, तो हर तरह की किताबें मार्केट में बिक रही। सो इट इज़ अप टू यू कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऑडियंस को टारगेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जो ऑडियंस है, आपने जिस तरह की ऑडियंस चूज़ की है, आपको उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता है, उस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, और आपका जो एक ट्रस्ट सिस्टम है। अपकमिंग जनरेशन है ना सर, उसका जो कोर पैट्रियोटिज्म था, जो बच्चे मोटिवेटेड रहते थे 12th के बाद की वी विल ज्वाइन, अभी अग्निवीर आ गया है, नई नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, नए नए सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तब आपको सबसे पहले एक कैलेंडर बनाना होता है एज ए कंपनी कमांडर। यू हैव टू प्रिपेयर अ कैलेंडर फॉर लीव कैलेंडर, बेसिकली अपने ट्रुप्स का, सारे ट्रुप्स का। उन लोगों के लिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जो जवान 25-25 साल 30-30 साल बाहर रह रहे हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो फैमिली को किस तरह से जो है, फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को छुट्टियाँ टाइम से मिले, उनका फैमिली के टूवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरी कर पाएँ। आज हमारे साथ हैं मेजर विनोद कुमार सर। एंड विनोद कुमार सर एक आर्मी वेटरन हैं और एक राइटर हैं, एक पोएट हैं और साथ ही साथ एक बैंकर भी। सर के साथ आज हम बात करेंगे कई सारी चीज़ों पे, उनकी ऑथर जर्नी पे, उनकी प्रिपरेशन पे, उनका CDS OTA की तैयारी पे और कई सारी चीज़ें जो उन्होंने लाइफ में फेस की हैं, उनके राष्ट्रीय राइफल की जर्नी के बारे में। पंजाब रेजिमेंट के एक ऑफिसर आज हमारे साथ बैठे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, पंजाब से सर चल के आए हैं हमारे पास। एंड आज बात करते हैं सर से, पूछते हैं। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेजर विनोद कुमार जी से। मेजर विनोद कुमार सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन ट्रूथ एंड सोशल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सुष्मित जी। आई मस्ट से my heart is filled with joy unparalleled when I sit before you for this podcast. It's a wonderful opportunity given to me. I'm sincerely obliged for this, and I'm really looking forward for a very candid and yet meaningful conversation. As you mentioned, I'm Major Vinod Kumar, retired. I was commissioned in 27 Punjab Regiment, and after serving for more than a decade, I was, I served in various terrain, and thereafter I took a call to get a release, and now presently I'm working with a public sector undertaking, and meanwhile I'm continuing with my author journey also. That's an inseparable part of my journey now. Thank you. हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ था सर एज एन ऑथर। हाँ, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने 2 किताबें लिखी हैं। एक बार अपनी बुक्स के बारे में बताएं, किस तरह से आपने किताबें लिखी? Okay, if I start how it all began, then I have been a writer since my childhood days. कुछ लिखते रहते थे, जो स्कूल की मैगजीन्स होती हैं, कॉलेज की मैगजीन्स होती हैं, उससे स्टार्ट होता था, और पोइट्री ही लिखता था ज़्यादा। बट हाँ, एक चीज़ मेरी मम्मी हमेशा, माई मॉम यूज टू अप्रिशिएट कि जैसे जो कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग होती है ड्यूरिंग आवर एकेडमिक डेज, जिसमें आपने एप्लीकेशन लिखनी है, लीव एप्लीकेशन लिखनी है, या एसे राइटिंग लिखनी है, ईमेल लिखने हैं, या नोटिस लिखना है, मैसेज, दैट आई नेवर यूज्ड टू रेफर फ्रॉम सो कॉल्ड गाइड्स और एनी, इट वाज लाइक lived experiences for me. I always used to write whatever I had lived. For example, आपको दिवाली के ऊपर ऐसे लिखना है, तो मैं वो गाइड से याद करके नहीं लिखता था। आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे हमने एक्चुअली दिवाली सेलिब्रेट की होती थी, तो मैं उसको उसी फॉर्म में लिख देता था अपने वर्ड्स में, एंड इट वाज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय माय टीचर. दैट वाज वन इनिशियल बूस्ट आई वुड से व्हिच like gave me a push that I should continue writing. Then of course कॉलेज डेज में और अच्छा कुछ लिखने की कोशिश की. फिर आर्मी में मुझे एक बहुत ऐसा मौका मिला विच आई वुड सिंसियरली लाइक टू मेंशन हियर. आर्मी में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्ट ऑफ सर्विस. नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, लेट मी सबमिट इट हियर. इट इज़ लाइक एक इन्फेंट्री यूनिट और फॉर दैट मैटर एनी आउटफिट, उसका एक उसकी आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट है
जिसमें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं लिखा जाता। डाइजेस्ट ऑफ सर्विस। पूरी यूनिट ने आज पूरे दिन में, आज की डेट में ट्रेनिंग के फील्ड में क्या किया, ऑपरेशनल फील्ड में क्या किया है, रिक्रिएशनल वैल्यू के लिए क्या किया है, स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या किया है, ट्रुप्स वेलफेयर के लिए क्या किया है, कोई भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको आप फ्यूचर में जब भी कभी रेफ़र करोगे आप उसको चेरिश करोगे। तो उस डॉक्यूमेंट में वो सारा मैनुअली लिखना होता है। हैंड रिटन, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखना है आपको। तो somehow I was entrusted with that responsibility that every day I would be writing and putting it up to my this thing adjutant, thereafter to commanding officer. And now it may sound very easy job, but compiling all the activities which has taken place in the entire day, thereafter putting it in your own words, this gave me this, I would say, it polished my language in a way, and then I was able to deal with various aspects of फौजी लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे ट्रेनिंग है, ऑपरेशनल चीज़ें हैं, फिर आपका ट्रुप्स का वेलफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आपने कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने बड़ा खाना ऑर्गेनाइज़ किया है, फ़ौज में बड़ा खाना होता है, आपने वो ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको अपने वर्ड्स में कि हाँ, मतलब इवन टू गोइंग टू एन एक्सटेंट कि आप सॉन्ग्स मेंशन कर रहे हो उसमें, विच ऑल सॉन्ग्स वर प्लेड देयर। तो देन एक तो वो इतना बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है और जिसको आप फ्यूचर में रेफ़र करके बहुत चेरिश करते हो। तो इट रियली गेव दैट इनिशियल पुश, आई वुड अगेन से, कि जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है। उसके बाद एज फार एज माई लिटरेरी जर्नी इज़ कंसर्न, आई थिंक आई कम्प्लीटली ओ इट टू माई सीनियर सबल्टन. My senior subaltern gave me a task in year 23 that by December 23 you have to publish your first book. He tasked me actually, nothing doing. He said, I do not want any excuse. And there is, I mean, you are working, you are busy, you have family life. Keep all those things aside, but I want 100% confirmation from your side that yes, you have published your first book. Reason behind, I had 500 plus or something poems ready with me. I used to, make him read. He was my first, I would say, reader. At the same time, first critic also. A constructive critic, I would say. तो उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि दिसंबर तक आपने कंप्लीट करना है. तो and since he is my senior subaltern, order taken. And work started in January, I would say January 23, yes. And it took me, I think, 6 months to refine my work. And before the deadline given to me, I could publish my first book. And he was more than happy. Thereafter, I started it as a personal hobby. It continued a bit professional manner. And then this strong urge was there that yes, this is the path I would like to go ahead also. And an experience has been really fantastic. It itself is a very interesting journey. मुझे सर आप एक चीज़ बताओ, लाइफ में जब आपने राइटिंग स्टार्ट किया, जैसे आप कह रहे हैं कि बचपन से जब आप छोटे थे, जब स्कूल में मैसेजेस लिखना, ईमेल लिखना, नोटिस लिखना सिखाया जाता था, लेटर लिखना सिखाया जाता था, उसी टाइम से आपने राइटिंग जर्नी स्टार्ट की थी. और आप कॉपी नहीं करते थे, आप इंडिविजुअली खुद से कंटेंट क्रिएट करते थे. हाँ, तो वो आपके टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया, आपके फेलो क्लासमेट्स मोटिवेट करते होंगे कि यार कॉपी करा दो, चीटिंग करते होंगे कि कुछ अलग हो जाएगा, हाँ, कि गाइड जैसा नहीं दिखे. हर कोई सेम कंटेंट, गाइड में 2-3 आंसर रहते हैं, वही सेम आंसर हर कोई लिख के ले जाता था. तो एक क्रिएटिविटी तो वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी. एंड उसको आप स्टेप बाय स्टेप आपने आर्मी में भी पॉलिश किया उसको. उसके बाद आपके सीनियर्स का प्रेशर, जो कि पॉजिटिव प्रेशर था बुक पब्लिश करने के लिए. तो इस तरह से आपको मोटिवेशन तो हर फेज पे मिलता रहा. लेकिन जब आप किताब लिखते हो तो कई बार हमें लगता है कि हमने कलम उठाया, कागज़ उठाया और किताब लिख डाली. लेकिन किताब लिखते लिखते कई बार किताब हमें लिख देती है. तो वो मोमेंट आपकी लाइफ में कम आया, क्योंकि एज एन फिक्शन और नॉवल राइटर उनके लाइफ में
राइटिंग तो वो कभी मतलब उनके लिए राइटिंग थोड़ा सा इजी पार्ट होता है, लेकिन एक पोएट के लिए राइटिंग करना वो और थोड़ा डिफिकल्ट फेज हो जाता है, क्योंकि शब्दों के साथ खेलना, शब्दों को तोड़ना, शब्दों को जोड़ना थोड़ा सा कठिन काम होता है। Thank you so much, Sushmit ji, for making a mention of this lull period, I would say. In literary journey, if I'm not wrong, it is called dormant period. होता है हर एक, अब मेरे जैसे नए ऑथर की जर्नी में तो बहुत आया था ये, बट आई एम फॉर्चुनेट, आई एंजॉय कंपनी ऑफ सर्टन वेरी सिग्निफिकेंट पीपल इन माई लाइफ. आपकी सारी पोएम इंग्लिश में है? Yes, सारी but इंग्लिश में? yes, I have written in Hindi also, but those are like not published in the form of a book as of now. Okay. Those are published in various periodicals. Okay. In my current organization also, in my previous organization also, and I keep contributing for certain dailies also on requirement basis. Like recently I participated in a national level poetry competition also, wherein I have submitted my Hindi poem also. So that is there. What I was mentioning, that lull period or dormant period is always there, and to be very very honest, it came very soon in my journey. But then I'm thankful to, again I'll mention my senior subaltern. He's still a serving officer, so I would refrain taking his name. तो उन्होंने मुझे वो हर एक स्टेप के ऊपर हेल्प किया है. एक टाइम आता है जब आपके वर्ड्स रिपीट होने लग जाते हैं टू एन एक्सटेंट की आइडियाज़ भी रिपीट होने लग जाते हैं, स्पेशली इन पोएट्री. रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन पोएट्री आई वुड से. जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ना एक फ्रीडम को लेकर आप कुछ लिख रहे हो, कल को आपके दिमाग में लिबरेशन, दोनों का लिटरल मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जब आप लिखने बैठोगे उसके बारे में तो आपको लगेगा कि कुछ एक वर्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं. तो देन मेरे ख्याल से जो मेरा एस्केप होता था ऐसी सिचुएशन में, मेरा एस्केप होता था, मैं रख देता था पेपर कि ठीक है अभी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिमांडिंग अ ब्रेक एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट इट. और उस टाइम पे आई वुड गो फॉर अ वॉक, आई विल स्पीक टू माई फैमिली, एंड माई डॉटर इज़ अ बिगेस्ट क्रिटिक टू मी. So I'll speak to her. She will pinpoint certain mistakes, to an extent even in pronunciation also, when I'm reciting a poem. Because she is now Gen Z, so as far as pronunciation is concerned, so I can rely on her at least. तो एक पीरियड आता है ये, बट यस जर्नी बहुत अच्छी है अगर आप इसको अच्छे से इंजॉय करके इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के चलते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी गेन्स और समथिंग, दैट इज इंटीग्रल टू इट. इफ समबडी इज ऑफ दैट बेंट ऑफ माइंड, आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट, इट इज़ देयर. बट मेरे लिए वो शायद वो नहीं है. मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर मेरी पोइम को कोई व्हाट्सएप के ऊपर भी अप्रिशिएट कर देता है, तो आई एम मोर देन हैप्पी. मुझे उसके लिए कुछ ऐसा सच मॉनेटरी गेन चाहिए ही नहीं. तो दैट क्लैरिटी इज़ देयर. तो इसी वजह से आई थिंक मैं जल्दी से बाउंस बैक कर पाता हूँ. आई एम एबल टू कम आउट ऑफ दैट लाल पीरियड ऑल्सो, कि मुझे ऐसा कोई टी नहीं है मेरे पास कि अब तक मुझे इतनी पब्लिश कर ही देनी है बुक्स. एक सवाल है सर, ज़्यादातर ऑथर्स के मन में रहता है, किताब लिख दी बिक नहीं रही है, कैसे बेचूं, या बुक पब्लिश कर दी है पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं. तो ये मोटिवेशन आपका भी था कि बुक पब्लिश करके पैसे कमाने? नहीं था, कभी नहीं था. आपने बुक इसलिए लिखी क्योंकि आपको लिखना पसंद है, और लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद है. फर्स्ट बुक तक मेरा बिल्कुल यही था. सेकंड बुक में अगेन मेरे सीनियर सबल्टन और एक मैम हैं, शी इज़ ऑल्सो इनटू पब्लिकेशन ओनली. तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ठीक है आप लिखते हो, अच्छा लिखते हो, मतलब एटलीस्ट उनको अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर रीडर्स को भी अच्छा लगता होगा. और बट इसमें जब तक आप थोड़ा सा एक ना इकोनॉमिक एंगल नहीं डालोगे तो यू विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू दिस जर्नी. मैं आई वोंट से आई एम कम्प्लीटली अग्रीइंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट आई वोंट से दैट आई डिसअग्री ऑल्सो. इकोनॉमिक एंगल कैसा सर? इकोनॉमिक एंगल मीन्स शी सेड कि तुमने लिख दी, उसके बाद इसकी मार्केटिंग के ऊपर कितना काम किया है, ओके, किस को कांटेक्ट किया है, डिड यू इवन ट्राई टू रीच आउट इन योर ओन फ्रेटर्निटी. फॉर एग्जांपल आई एम कमीशन फ्रॉम OTA चेन्नई,
I didn't even approach present commandant of the academy, जबकि मैं तो उसको alumni हूँ OTA का, मेरे पास alumni कार्ड है, नंबर है, सब कुछ है. तो मार्केटिंग डजंट मीन कि भी आपको किसी एक प्रोफेशनल कंपनी से ही कांटेक्ट करना. तो मैंने उसको भी नहीं एक्सप्लोर किया था जो मेरे इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं मेरी फर्स्ट बुक के टाइम पे. थैंकफुली सेकंड बुक के टाइम पे आई मेट यू एंड दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो. तो नाउ मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल था वो चेंज हो गया है इस मामले में. बेसिक प्रिंसिपल इज स्टिल सेम. आई एम राइटिंग फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन. इट helps me to reflect me from within. It gives me some inner satisfaction तो है ही, that is there. But यहाँ अब ये है कि अब थोड़ा सा ये भी सोचता हूँ कि हाँ अगर मैंने लिखी है it should reach maximum readers. If my ideas are really worth reading, and I mean it should not be inaccessible to my reader only because I didn't put sufficient efforts in terms of marketing. मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा और एक वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा सर. ऑथर्स को लगता है बुक लिख दी, पब्लिश हो गई, उसके बाद बुक मार्केट में जाएगी और लोग खरीद के पढ़ना शुरू कर देंगे. बट यू आर ऑल्सो एन IIM इंदौर के स्टूडेंट हैं आप, राइट? हाँ. सो मार्केटिंग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आती है. बुक जब भी मार्केटिंग की जाती है तो सबसे पहले लाइजनिंग और नेटवर्क्स को यूटिलाइज किया जाता है, प्रोडक्ट का फीडबैक लिया जाता है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात की जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है, प्राइसिंग सही है कि नहीं है, बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट जेन्युइन आ रहा है कि नहीं आ रहा. कई बार अगर आपका बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट ही 300 रुपये आ रहा है तो आप 600-700 रुपये में बेचोगे. फर्स्ट टाइम ऑथर हो, कौन खरीदने वाला है? हाँ, आपकी किताब जो है एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कॉम्पेटेबल, मतलब 100-200 रुपये में बिकनी चाहिए, लेकिन हाँ 280, 300, 400 तक अगर आपकी बुक जा भी रही है तब भी एक अच्छा अमाउंट है. एटलीस्ट बुक का प्राइस जो होता है वो मार्केट में कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, प्रिंटिंग कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए, बुक इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, और जितने ज़्यादा कमीशंस हैं बीच में वो ब्रेक डाउन होने चाहिए. मिनिमम कमीशन जब रहेंगे तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे, क्योंकि ऑथर जर्नी में आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है बार बार. आपको अपनी बुक को रीडर्स तक पहुंचाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लेने हैं रीडर्स से, उनसे फीडबैक लेने हैं, बुक को बेस्ट सेलर बनाना है. अपने आप बन जाएगी किताब, लोग ऑर्डर करना शुरू करते हैं. और मैंने ये चीज़ देखा, लोग हिंदी किताबें, इंग्लिश किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. इंडिया में हर कोई किताबें पढ़ता है सर, चाहे वो आपके टावर गार्ड हों या आपकी 5 स्टार सोसाइटीज़ में या होटल्स के अंदर बैठे लोग, या बिजनेस क्लास में बैठा हुआ आदमी भी किताब पढ़ रहा है, और आपकी सोसाइटी के बाहर बैठा गार्ड भी किताब पढ़ता है. तो हर तरह की किताबें मार्केट में बिक रही हैं. सो इट इज़ अप टू यू कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. ऑडियंस को टारगेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट जो ऑडियंस है, आपने जिस तरह की ऑडियंस चूज़ की है उसी ऑडियंस के हिसाब से आपकी बुक की मार्केटिंग होनी चाहिए. अगर आपने वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट पे लिखी है तो नीश ऑडियंस है एक, वही जाएगा. अगर आपने फिक्शन लिखा है और हिंदी लिखा है, उपन्यास लिखा है, तो वो मास ऑडियंस के पास जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे कई सारे ऑथर सेम मार्केटिंग पैकेज हर किसी के पास पड़े हैं, तो वही मार्केटिंग पैकेज सेम बुक्स के लिए नहीं कर सकते. हर किताब अलग है, हर किताब की टारगेट ऑडियंस अलग है, हर किताब के रीडर्स अलग हैं, तो हर किताब की मार्केटिंग का तरीका भी अलग होता है. इसीलिए ऑथर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बुक मार्केटिंग के लिए. Very true. Thank you so much for this insight. I mean, it's definitely going to be a very important and significant part of my next endeavor. I'll definitely think on those lines. मैं आपके थ्रू ही सर, जैसे आपने अभी बोला कि आपके OTA चेन्नई से आप पास आउट हैं, वहाँ के एलुमनाई हैं, और वहाँ के कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे उसके बाद IIM के एलुमनाई हैं आप, तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस से पढ़े हुए हैं. तो हम भी अपने, हमारे जितने भी ऑथर्स हैं ना, हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं, सर पहले नेटवर्क को यूटिलाइज कर लीजिए. आपके नेटवर्क में हो सकता है आप किसी मिनिस्ट्री में जॉब कर रहे हो, कोई मिनिस्टर से आपको फॉरवर्ड मिल जाए, एक्नॉलेजमेंट मिल जाए. बुक कई बार सर हमें डिस्ट्रीब्यूशन में डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, कई बार बल्क ऑर्डर्स आ जाते हैं. डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की बुक फार्मा कंपनीज ही ऑर्डर कर लेती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में उनने 1000 कॉपीज़ ऑर्डर कर ली और 1000 डॉक्टर्स तक किताब पहुँचा दी. कितनी बड़ी बात है. लाइजनिंग के थ्रू ही तो, कि आपका नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, पहले वो ऑर्डर करते हैं. सिर्फ परिवार तक सीमित मत रहिए कि 10 किताबें 15 किताबें बिक गई. अपने नेटवर्क को यूज़ करिए, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके देखिए एक बार,
और रिप्लिकेशन जो कंपाउंडिंग होती है, क्यों नहीं होती है? Definitely, I worked on these lines for my second endeavor, this Unbridled Volume 1. I'm glad, and once this book was released, I came in contact with you, and Truth and Social has really helped me a lot. I'll be always obliged for this, and that is why I think probably, as I mentioned you informally, that I'm not some great achiever or something because of which I'm sitting here. ऐसा कुछ नहीं है सर. I'm simply sitting here because we had a very healthy conversation. अभी I तो thoroughly enjoyed it. Probably you also liked my nature, and that's why we are sitting here ऐसा together. कुछ भी नहीं है सर. के अचीवमेंट्स के बारे में अभी हमने बात करना शुरू ही नहीं किया है. मैं अचीवमेंट्स के बारे में, मैं सर की हिम्मत के बारे में बताना चाहूँगा. हम में से बहुत से लड़के हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या सीडीएस क्लियर करके एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं. क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि कभी एक आईएएस की गाड़ी देखी, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा ऑफिस है, तो हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की. एक आईपीएस की गाड़ी देखी, उनकी अच्छी यूनिफॉर्म है, अच्छा ऑफिस है, अच्छा बंगला मिला हुआ है. आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छे बंगले डीएम एसपी के ही होते हैं. तो एस्पिरेशंस तो सबकी होती है, लेकिन सर के ज़िंदगी में भी एक बंगला था, और उस बंगले की कहानी सर सुनाएंगे. एक बार सर उस बंगले की कहानी सुना दीजिए मुझे. Okay, वो बंगले से ज़्यादा आई थिंक इट वाज एन इंस्पिरेशन टू थिंक अबाउट इंडियन आर्मी एज एन ऑप्शन which later on developed to be a great inner calling which could only be satisfied after wearing olive green. इसको हिंदी में कर रहे हो सर? या इसकी स्टोरी ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लिखने का शौक़ था बचपन से ही, तो नेचर को एक्सप्लोर करने का, थोड़ा सा नेचर के नज़दीक रहने का भी जब भी मौका मिलता था तो मैं ज़रूर जाता था. तो हमारा एक टाउन के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा प्लॉट था. वहाँ से आप समझिए कि आसमान थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखता था, और जो फ्लोरा है वो अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते थे. तो मैं वहाँ पे जाया करता था, कभी साइकिल पे, कभी रनिंग करके, या कभी पैदल भी वॉक करके. तो रास्ते में ना अगर वहाँ पे आप समझिए कि उस रोड साइड के ऊपर अगर 10 घर हैं, तो देयर वाज वन हाउस विच वुड आउटशाइन like anything. So different, so well maintained, the color, the way the lawn was maintained, even to an extent the kind of nameplate displayed outside, and उसके बाहर कर्नल सो एंड सो लिखा हुआ है. तो मैं उस घर को बड़े ध्यान से देखा करता था, बहुत अच्छा लगता था उस घर को देख के. तो कभी मन करता था कि इसके अंदर कैसा होगा, देखने का मौका मिले. बाहर का लॉन तो इतना अच्छा दिख रहा है. तो एक बार मैंने हिम्मत करके डोर बेल बजा दी, एंड अ वेरी जेंटल लेडी केम आउटसाइड, एंड शी आस्क्ड मी कि ओके व्हाट यू वांट. आई सेड आई वांट टू मीट कर्नल सो एंड सो. शी सेड नो, दिस इज हिज प्रेयर टाइम. ही वांट्स be able to spare any moment for you at this moment at least. I again requested, in a way I insisted, ma'am please allow me few moments. I need to seek some guidance from him. And then she might have gone inside and might have told sir. And Sushmiti, I must mention that was truly a magical moment when I saw a gentleman coming out of a room. He was sitting in a wheelchair, but sitting in wheelchair also, his aura was no less than any celebrity you can think about. He was so humble, and the way thereafter he interacted with me. He was a 1999 Kargil war veteran. Unfortunately, he's no more. God must bless his soul. तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से गाइड किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे थोड़ा सीडीएस के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ता रहता था, तो सीडीएस के बारे में और अच्छे से गाइड किया. और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मेरी एसएसबी के दौरान हेल्प करी, जो कि आयरन गेट है एक्चुअल में, इस पूरी प्रोसेस में. आपका कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं था? नो, आई एम फर्स्ट जनरेशन. पहली एसएसबी क्लियर की थी आपने? फर्स्ट एसएसबी क्लियर की बिना आर्मी बैकग्राउंड के. yes.
वो कर्नल साहब की वजह से। that is why I owe my uniform to him. I बहुत could बड़ी wear बात। it only because of him. That one day changed my life in a way. कर्नल साहब ने आपको बहुत गाइड किया होगा। Absolutely. उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई एसएसबी के बारे में, मेरे ख्याल से जो कोचिंग सेंटर उतने कम टाइम स्पैन में नहीं बता पाते होंगे। कोचिंग सेंटर का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नाउ आई एम माई सेल्फ गाइडिंग सर्टन एस्पिरेंट्स, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोचिंग सेंटर का जो कोचिंग ड्यूरेशन है दैट इज़ 14 days, बट सर गाइडेड मी फॉर गुड अबाउट 2 months when this CDS written exam results were declared, and SSB call was there. So between those 2-3 months, सो आप दिल्ली he जाते kept थे on सर के guiding me, पास? yeah, without सो fail. ऑब्स्टिकल्स वगैरह वो आपको समझाते थे सारी चीजें, ग्रुप He डिस्कशन used to कैसे tell me होगा? on paper that this is how it would be, and you have to work as far as physical endurance part is concerned. But एक जो उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ लगी, जो उन्होंने मुझे पेपर के ऊपर ही बताया कि इट इज़ नॉट अबाउट योर फिजिकल एंड्योरेंस एटलीस्ट एट दिस स्टेज, इट इज़ मोर अबाउट doing a particular obstacle in a right manner. For example, once you attempt an individual obstacle, there are color codings, there is time limit also, there is a particular sequence also. If you are attempting those individual obstacles in a right manner, that would be counted instead of completing all those obstacles which would be counted. So this is something I don't think if coaching centers are telling or not. Various coaching, nothing against any particular coaching center, they are doing wonderful job. They are giving, I mean, at least aspirants are able to live their dreams through them. But as far as my little knowledge is concerned, or the story which I have lived through Varji sir, is that he told me something which was very practical, which was very, very useful once I was appearing for the first time. And probably it was because that time I was already 23 or something. So probably it would have been my last attempt also. मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जब लाइफ में कई बार हमें बहुत कुछ मिल जाता है जहाँ से सोचा नहीं होता है, तो भगवान का दरवाज़ा कहा जाता है खुल जाता है, कभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कई बार कई लोग ज़िंदगी में आते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल के चले जाते हैं जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं होती। और तो वो कर्नल साहब ने भी आपके लिए इसी तरह से आपको गाइड किया और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रखी। सो आपने सोचा है सर, आपने अब आर्मी से आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, आप दूसरे प्रोफेशन में हैं, आप किस तरह से बच्चों की मदद करना चाहेंगे? क्योंकि मेजर कैप्टन विक्रम बत्रा वो भी एक नॉन आर्मी फैमिली से थे। हाँ, मनोज पांडे जी, कैप्टन मनोज पांडे, वो भी एक नॉन आर्मी फैमिली से थे। और इन दोनों लोगों का नाम लेते हैं तो आज लोगों को लगता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ब्रेवरी जो है जीन्स में नहीं होती है। I think जो एक फैमिली लेगेसी है, that is one part of it. That is obviously it plays a very big role because you get all that environment since your childhood days. So it does play a very important role. But मुझे जो लगता है, because I come from that belt, एक रूरल बैकग्राउंड से आता है। ये रूरल बैकग्राउंड ऑल्सो, जो एक ना लेगेसी सिर्फ फैमिली की नहीं है, आपकी टाउन की लेगेसी भी हो सकती है। हाँ। एक आपके विलेज की लेगेसी। मैं आपको हरियाणा के कितने ही गांव बता सकता हूँ। मैं इनफैक्ट उनके ऊपर पोस्ट भी करता रहता हूँ व्हेनेवर आई हैपन टू विजिट एनी सच विलेज विच इज़ स्पेसिफिकली नोन फॉर आर्मी पर्सनल और दोज लाइक, कैन यू इमेजिन देयर इज़ अ विलेज इन हरियाणा who they have contributed soldiers for Azad Hind Fauj also. Netaji Subhash Chandra Bose. They have contributed soldiers for Azad Hind Fauj. They have contributed soldiers for World War I, II, all in wars post-independence, and currently serving officers, JCOs, and other ranks, all ranks. There is a village. So imagine the kind of legacy that village carries.
जो फैमिली लेगेसी का है रोल, अच्छा खासा रोल है, बट हाँ, जब आपको मिल जाता है कोई ऐसा एक मेंटोर जो शायद आप में देख भी लेता है होगा, उनके अंदर वो काबिलियत होती होगी, जो वो देख लेते होंगे कि हाँ इस बच्चे में बात है तो ये कर सकता है। तो सेम चीज़ मैं उनकी बराबरी तो आई कांट इवन इमेजिन, बट हाँ मतलब बेस्ड अपॉन माई लिटिल एक्सपीरियंस आई रियली वांट टू डू मोर एंड मोर अबाउट दिस थिंग कि मैं मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को गाइड करूं, नॉट ओनली अबाउट सीरियस रिटन एग्जाम बट SSB जितना मुझे पता है। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये अनाउंस कर सकता हूँ कि कोई भी बच्चा जो CDS करना आई वुड चाहता है, लव टू हेल्प एनीबॉडी, या SSB क्लियर करना चाहता है, वो आपको इनबॉक्स पे मैसेज करे, आपसे कनेक्ट करे, और जेन्युइनली अगर वो उसका CDS का रिजल्ट आ चुका it है, would be an honor, a privilege, I would say singular privilege, if I can be of any use to any olive green aspirant or for that matter armed forces aspirant. ठीक है। सो बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छे मेंटर, और उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं और एक जेन्युइन मेंटर से गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ज्ञान देने के लिए हर चौराहे में दूसरा आदमी ज्ञान देने को तैयार है, लेकिन एक जेन्युइन आदमी जिसने खुद UPSC क्लियर किया है, OTA क्लियर किया है, OTA की ट्रेनिंग, OTA ज्वाइन किया था आपने, उसके साथ साथ IMA भी क्लियर किया था सर ने, राइट? Yeah, I was eligible to join both the academies, बट जो IMA का कॉल था वो यूजली जल्दी आ गया 1-2 महीने के बाद आता है। जब मैंने OTA ज्वाइन किया था, बाय देन आई हैड ऑलरेडी अपेयर्ड फॉर माई ऑल फिजिकल टेस्ट, और वहाँ पे एक टर्म चलती है फर्स्ट अटेम्प्ट पास, FFE और सब। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे स्विमिंग को छोड़कर बाकी सारे टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे OTA में। तो उस समय जो कंपनी कमांडर थे, मे बी उनकी नज़र में आई वॉज रीजनेबली गुड जेंटलमैन कैडेट, तो ही डिडंट वांट टू लूज मी एंड ही इंस्पायर्ड मी एंड आई एम कम्प्लीटली फॉर हिम नाउ। उन्होंने मेरे अच्छे के लिए ही गाइड किया था। उन्होंने जो गाइड किया था वही किया आपने, उन्होंने कहा भी था कि आपके पास, आई कंटिन्यूड विद OTA, आई डिडंट गो टू IMA। हाँ, तो उन्होंने आपको गाइड ये भी किया था कि आपके पास ऑप्शन होगा, यू कैन आल्सो दैट इज व्हाई जॉइन मैनेजमेंट एंड अदर फॉर पोस्ट सर्विस प्लान आपके अदर भी हो सकते हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड व्हाट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर्स यू, देयर यू वुड बी हैविंग एन ऑप्शन ऑफ getting a release, or you may ask for this thing permanent commission or maybe even extension. So that option is offered in short service commission. सर मेजर गौरव आर्य आपके OTA के सीनियर थे? हाँ, यस। हाँ, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि कई लोग मेजर गौरव आर्य को जानते हैं और लोग ये सोचते हैं कि ये मेजर गौरव आर्य साहब इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो OTA एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे लोग 12 साल तक आर्मी को सर्व करते हैं, ज्वाइन करते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है। लोग 12 साल तक आर्मी को सर्व करते हैं, उसके बाद इनके पास ऑप्शन होता है, ये कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। करेक्ट यू अ बिट, यस यू कैन प्लीज। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो पहले 5 साल का हुआ करता था, उसमें एक्सटेंशन का ऑप्शन था। देयर आफ्टर लाइक व्हेन वी जॉइंड अकेडमी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी वर 3rd or 4th कोर्स for which short service commission was extended to 10 years. Now short service commission itself was for 10 years. There was an option of extension and permanent commission as it was applicable in 5 years also. तो जो extension period है that is for 3 years, initially for 3 years, and after that again you can ask for permanent commission or release. तो मतलब 5 साल, 10 साल या 13 साल आप अपने हिसाब से सर्विस। 5 साल अब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, अब 10 साल का ऑप्शन है। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है सर, मैं देख रहा हूँ ये लोग जो आर्मी से आ रहे हैं इनने कॉर्पोरेट की लीडरशिप को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और ये CXOs बन रहे हैं और आर्मी कल्चर को कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस में इनकलकेट करके लीडरशिप इतनी अच्छी आ रही है कि उनने पूरे के पूरे सिस्टम्स को कई जगह ट्रांसपेरेंसी, कई जगह करेज और कई जगह मतलब जो सिस्टमेटिक तरीके से फंक्शनिंग होनी चाहिए उसके उस चीज़ों को, आर्मी के कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने क्या कहेंगे फिक्स किया है अपने सिस्टम्स में, जिसके कारण एफिशिएंसी 10 टाइम्स या 100 टाइम्स हो चुकी है। क्योंकि जितने भी लीडरशिप ट्रेड्स अभी आपने मेंशन किए हैं ना,
ये यूनिफॉर्म में आपको थ्योरेटिकली पढ़ाए नहीं जाते, ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। आपको हर दिन, जब से आप सुबह फर्स्ट पीटी परेड में जाते हो और शाम को गेम्स तक, और उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं या बाकी का स्टाफ है जो ऑफिस में टाइम स्पेंड करता है, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, प्रोवाइडेड यू आर रिसेप्टिव इनफ टू लर्न, विच लार्जली पीपल आर। तो आपको हर रोज़ एक नया लीडरशिप लेसन जीने को मिलता है। सीख तो आप अपने आप जाओगे, नहीं सीखोगे तो फौज अपने तरीके से सिखाई देगी वो। इफ़ यू अलाउ मी, आई कैन शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें मुझे पहला लीडरशिप जो एक एग्जाम्पल कह लीजिए या एक लीडरशिप की क्वालिटी थी जो मुझे सीखने के लिए मिली थी, जिस तरीके से इन अ हार्डर वे आई वुड से, उसको आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग। टाइमली रिपोर्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए आप एक टीम लीड कर रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने आपको किसी भी इवेंट के बारे में आपको रिपोर्ट करना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो है कि बंदा बिल्कुल टाइम पे रिपोर्ट कर देगा, दूसरा थोड़ा सा कैजुअल भी ले सकता है, until and unless he has not learned importance of that particular aspect। तो अब मुझे बड़ा ही एक सिंपल सा और बहुत ही आपको शायद अजीब लगे सुनने में, वैसा टास्क मिला था कि अफसर मेस में जो मेरा रूम था उसके साइड में एडजॉइनिंग एक ओपन स्पेस में गार्बेज का डंप था। तो वन ऑफ माई सीनियर कॉल्ड मी वन फाइन डे, आई वॉज वेरी न्यू टू माई यूनिट दैट टाइम, आई थिंक कमीशन हुए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो बोला कि यू यूजली यूज दिस वेरी पाथ टू गो टू ऑफिस। मैंने कहा यस सर। तो आई एम श्योर एवरी डे यू माइट बी सीइंग दिस गार्बेज डंप। मैं कहा ऑफ कोर्स आई डू सी। तो कभी तुम्हारे दिमाग में ये बात आई नहीं कि इसको क्लियर करवा लेना चाहिए? तो मैंने कहा सर बिल्कुल, आई विल गेट इट डन टुडे। नो, यू विल नॉट गेट इट डन, बाय दिस एंड दिस टाइम यू विल रिपोर्ट मी, यस इट हैज़ बीन डन। हाउ, वाई, दैट इज़ योर बेबी, मैनेज इट। एंड नाउ जब आप 1-2 महीने हुए हैं आपको कमीशन होके गए, तब आपके पास ऐसा नहीं है यूनिट में रिसोर्सेज नहीं है वो सारे काम करवाने के लिए या करने के लिए, बट आपके कमांड के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक आपने अपना वर्थ ही नहीं प्रूव किया है ना यूनिट के अंदर। आपको कोई नहीं जानता है साहब बीपीटी कितनी भाग सकता है, नहीं भाग सकता साहब, 50 लोगों के सामने बोल सकता है, नहीं बोल सकता साहब, की कोर्सेज में परफॉर्मेंस कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आपके पास ऐसे रिसोर्सेज का कोई डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है। तो अब बट मुझे वो गार्बेज क्लियर करवाना था, तो समहाउ मैंने अपने थोड़े से सिविल कॉन्टैक्ट्स वगैरह यूज़ किए, एक जेसीबी का जुगाड़ किया। बट अब वो जेसीबी को अंदर कैंटोनमेंट के अंदर एंट्री करवाना itself was a big task, चैलेंज हो गया। तो चलो आफ्टर मेकिंग सर्टेन एफर्ट्स उन्होंने गेट से कॉल किया होगा जिन्होंने मुझे टास्क दिया था उन अफसर को, तो somehow that JCB was allowed to enter after necessary documentation and all। तो अब मैंने क्लियर करवा दिया। क्लियर करने के बाद I forgot or maybe I didn't understand the importance at that point of time कि मुझे बताना है ये कि हो गया है काम। तो by evening when he came he was like कि हो गया clear। I was like yes sir, you can see sir it has been done। So his answer was no, from my side it is not done। Yes sir, it is visible, it is done। No, from my side it is not done। Reason me because you didn't report me। I told you time by 1700 hours। You didn't report me, from my side it is not done, even if you got it done at 1500 hours। So that is the importance of reporting। Now it may sound very so minuscule story, but the thing is it becomes equally important or more important when it comes to a situation where timely reporting, not reporting on time may cost lives।
आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। इसीलिए जब मैंने कई लोगों से कहा है, सुना है ये बात उस्तादों से, तो कहते हैं घर का कितना भी बिगड़ा बच्चा हो फौज में भेज दो, फौज सुधार देती है। हाँ, तो इस तो वेज एंड मीन्स से हैं फौज में, वेज एंड मीन्स हैं वो आपको दिस वे और दैट वे, क्योंकि आपके पास और कोई एस्केप भी नहीं है फिर, और अच्छी बात है नहीं है एस्केप। एंड वो सर हमेशा कहते थे कि लेसन्स लर्नड हार्डर वे आर मोर मीनिंगफुल एंड विल बी इटर्नल एटलीस्ट फॉर यू। आपने कभी कहा कि आपने अपने आप को प्रूफ नहीं किया था अपनी, जब रेजिमेंट में, आप शायद पंजाब रेजिमेंट से हैं राइट, 27 पंजाब रेजिमेंट, तो जब आप कमांडो कोर्स करने गए थे उस वक्त क्या हो गया था आपको? ओके, पहले तो व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय कमांडो कोर्स, तो आई मीन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कमांडो कोर्स इज फॉर, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स, इट इज़ 35 days rigorous training course, and it is I won't undermine the physical part of it. It is equally rigorous as far as physicals are concerned, but it is more about your mental endurance. Your legs will work, there is no option, but whether your mind is in sync with your legs or not, that is more important. कितने दिन का होता है? 35 days course. 35 दिन का। यस, एंड वहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है आपका, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना कि स्लीप डिप्रिवेशन यहाँ पे होगा, सोने नहीं देते, नहीं सोने दिया जाएगा आपको, तो आपको ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू रियली वांट टू सस्टेन दोज 35 days। तो मुझे मेरे करीब 25 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो हमारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए थे। तो दैट डे वी वर डूइंग एन ऑब्स्टिकल कोर्स, टेस्ट था बेसिकली, एंड आई हैड फॉलन डाउन फ्रॉम वन obstacle. I landed on my back. There was a stone, piece of stone or something on ground. I straightway landed on that. So that is how I hurt my lower back. तो मिलिट्री आपकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है फौज। Immediately I was evacuated to hospital. क्या वो पत्थर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा लग गया? हाँ, मतलब वो आप समझिए कि आपका जो किसी न किसी वर्टिब्रल कॉलम में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। कितनी हाइट से नीचे गिरे थे आप? इट मस्ट बी अराउंड 15 मीटर होगा। 15 मीटर की ऊंचाई से आप नीचे गिरे और आपने अपनी कमर, तो इनिशियल ट्रीटमेंट हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया था, जो उस समय मुझे इमीडिएटली अटेंड कर रहे थे, कि यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अप ऑन योर 2 legs। ये आर्मी के डॉक्टर्स ने कहा आपको? हाँ, मतलब जो भी उस टाइम पे जो भी अवेलेबल थे, जिन्होंने मुझे अटेंड किया था, एटलीस्ट कमांड हॉस्पिटल, हाँ, जिन्होंने मुझे अटेंड किया था, उन्होंने बोला कि यू हैव हर्ट योरसेल्फ वेरी बैडली, एंड एज फार एज माय ओपिनियन गोज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अप ऑन योर 2 legs एटलीस्ट फॉर इनिशियल फ्यू डेज मे बी, एंड 50-50 काइंड का सिचुएशन दे दिया था उन्होंने मुझे। हो सकता है अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, नहीं तो नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट उन्होंने उनकी एक अच्छी चीज़ जो थी उस समय ये भी थी कि उन्होंने मुझे एक लिबर्टी दे दी थी कि आप अपना सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। मतलब सीवीज में आप अपना सिविल्स में जाके अपना कुछ सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, ये अलाउड होता है। तो वो मैंने सेकंड ओपिनियन लिया। देन आई कंसल्टेड सम ऑफ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, दोज हु आर डीलिंग विद द सिमिलर प्रॉब्लम्स। आई कंसल्टेड सम ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो। तो एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू आई मस्ट से दैट इन नेक्स्ट 1 month or so I was not only standing on my 2 legs, I was running actually. तो मुझे इसमें लगता है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो हुआ है, उसमें जो एक विल पावर था ना सर, कि नहीं मुझे, मतलब अभी तो क्योंकि 3 साल की ही सर्विस हुई थी आर्मी में, तो वो जो एक विल पावर था कि नहीं अभी खड़ा होना है, कुछ करना है, दिखाना है, फौज में वापस जाना, अपनी यूनिट में जाना, मूवी दिखाना है यूनिट में अपना।
तो एक वो चीज़ होती है, वो फौज आपको उसके लिए प्रिपेयर करती है। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फौज जैसी मतलब विदाउट अंडरमाइनिंग एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर वंडरफुल, डूइंग ग्रेट जॉब इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, बट फौज जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन मल्टीपल वेज, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट की है, आपको फिजिकली फिट रखती है या फाइनेंशियली सिक्योर्ड रखती है या आपका वेलफेयर की तरफ ध्यान देती है। ये सारी चीज़ें तो इंटीग्रल हैं ही हैं, बट इट इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन मैनी वेज। इसके बाद जब आप ठीक हुए, इसके बाद आपने राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन की थी कि इससे पहले? हाँ, वो तो उसके बाद काफ़ी 4-5 साल निकलने के बाद। 4-5 साल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जम्मू में? राष्ट्रीय राइफल्स को अगर मैं एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो ना, तो जो राष्ट्रीय राइफल्स का मेन एंट्रेंस गेट होता है उस पे ऐसे सेमी सर्कल फॉर्म में लिखा होता है, आज मुकाबला होगा। हाँ, तो उसका जो अब ना ये एक सेंटेंस लग सकता है किसी को कि क्या खास बात है इसमें, बट ये जो एक लाइन है ना, ये आपको उस इन्वायरमेंट में कॉम्प्लेसेंट नहीं होने देती कि ठीक है यार, आज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, शायद आज तो कुछ नहीं होगा, अब तो ऑल नेशनल डेज या फेस्टिवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस निकल गए हैं। यूजुअली जितने भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं वो इस सिनेरियो में होते हैं, तो अब तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, या अब वेदर थोड़ा सा ऐसे हो गया है तो कुछ नहीं होगा। तो नहीं, वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप कॉम्प्लेसेंट हो ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको एक क्विक रिमाइंडर है, वो जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के बाहर निकलोगे तो लिखा हुआ है आज मुकाबला होगा। हाँ, और जो ना आर्मी आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन अमृतसर, और उस समय आई वाज मेड एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फ्लड रिलीफ कॉलम। ओके, so I was tasked to go and liaise with civil administration. Okay, I went there. I spoke to the official who was available there. First of all, I won't say he mocked at me, but yes, his initial response was not very conducive, I would say. He was like कि यहाँ पे 1970 के बाद से तो कोई फ्लड आया ही नहीं है, आप कहाँ ऐसे गर्मी में घूम रहे हो इतने बंदे लेके, ये तामझाम उठा के। दिस वॉज हिज एग्जैक्ट वर्डिंग कि आप कहाँ इतनी गर्मी में घूम रहे हो, 1970 के बाद यहाँ पे कोई फ्लड नहीं आया है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आई सेड कि सर, आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट, यू मस्ट हैव पुट इन सफिशिएंट एफर्ट्स, दैट इज़ वाई people of this area didn't face any such calamity, but it's not in our hands, it's nature. पिछले 30-40 साल में नहीं आया है तो कल मतलब इस सीज़न आ सकता है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइज विद यू सो दैट वी आर रेडीली अवेलेबल इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। तो उन्होंने बोला, अरे कैप्टन, उस दैट टाइम आई वाज कैप्टन, तो ही सेड कि कैप्टन साहब जाओ, छेल मारो जाके, कुछ नहीं होने वाला है। तो luckily that year, of course there was no flood, but if you remember last year, that particular area was the most affected area in Punjab as far as floods are concerned. पंजाब फ्लड्स, हाँ। और ये आर्मी आपको उस तरीके से तैयार करती है, इसलिए नहीं कि इस साल फ्लड आएंगे, आगे के लिए आपके अंदर वो कॉम्प्लेसेंटी का कोई स्पेस है ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब जो मैं करने जा रहा हूँ ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ना, इट्स नॉट फ्यूटाइल। इफ़ इट इज़ नॉट पेइंग बैक टुडे, टुमारो इट विल। मेरे से किसी ने कहा था कि आज अगर मेहनत की, अगर आज उसका रिजल्ट नहीं मिला तो ज़रूरी नहीं है कल भी नहीं मिलेगा। समय ख़राब हो सकता है, मतलब उस वक्त आपका समय बुरा हो सकता है कि उस ऑन टाइम रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन रिजल्ट आएगा, समय बदलता है। तो यही चीज़ है, इसीलिए बच्चों को छोटे से ही जब स्काउट एंड गाइड सिखाया जाता है स्कूल्स में, तो उनका मोटो होता है बी प्रिपेयर्ड। हाँ, एनसीसी और सारी फोर्सेस के जो मोटोज हैं सर, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे बीएसएफ का मोटो है, ड्यूटी टू डेथ। हाँ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, कि
मतलब लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक, जो अभी कितनी सारी मूवीज़ बन रही हैं सिक्किम वॉर के ऊपर, जो चाइना 1962 वॉर जो हुआ था उसके ऊपर बन रही हैं, अभी नई मूवीज़ आ रही हैं सारी। तो ये पेट्रोटिज्म जो है इंडिया में बहुत अच्छा है सर, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सीजनल नहीं है क्या? जब पिक्चर आती है तो लोगों को लगता है कि अब देश के लिए कुछ करना है, और कभी कोई फौजी अगर बस में खड़ा है, छुट्टी जा रहा है, तो सीट तक नहीं देते कई बार। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पिक्चर आई थिंक पिक्चर बाद में आती है, जो सीजनल पेट्रोटिज्म है वो शायद पहले आ जाता है। पिक्चर देखने के बाद फिर वो उसको लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट है। अगर मुझे एज ए वेटरन, एज अ मिलिट्री वेटरन और एक्स सर्विसमैन, अगर मुझे कुछ मौका मिले चेंज करने का, जो कि मैंने थोड़ा सा कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी जब अब सिविल डिफेंस की ज़रूरत थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो मैं ये माइंडसेट चेंज करना चाहूँगा कि पेट्रोटिज्म कैन नॉट बी सीजनल। खास करके जिस देश में आप रह रहे हो, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है। मेरे कुछ एक इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, वी डोंट सेलिब्रेट कॉलिंग आवरसेल्फ इंडियन। वो इंटेलेक्चुअल नहीं है सर। हाँ, वो कहता है कि मैं ना अपने आप को एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाला एक इंडिविजुअल के तौर पे आइडेंटिफाई करता हूँ। दिस इज़ व्हाट देयर ओपिनियन इज़। तो मेरा उनसे ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मेरा एक सिंपल सा सबमिशन यही होता है कि कल को जब आप पासपोर्ट लेकर किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, तब वो आपसे पूछेगा कि आप जिस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो उस ज्योग्राफिकल एरिया का क्या नाम है। तब आप बताओगे इंडिया, तो ऑब्वियसली आपकी नेशनैलिटी इंडियन हो गई। तो इवन इफ यू बाय नॉट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद इंडिया, you have already identified yourself with India. So this identification cannot be seasonal. मेरा एक सिंपल सा जो ओपिनियन है वो यही है कि जो ये आइडेंटिफिकेशन की बात है या नेशनलिज्म की बात है या पेट्रियोटिज्म की बात है, ये सीजनल हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अगर हम देखें, उस समय अब तो इट इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑन ओपन मीडिया ऑल्सो, सोर्सेज ऑल्सो, कि डेफिनेटली वी हैड लाइक मिलिट्री वाइज हम लोगों ने हर तरीके से उनके ऊपर जीत हासिल करी है और हमारा एज था। लेकिन इसको कहने में भी हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि जो एक नरेटिव वॉरफेयर होता है या हमारे एडवर्सरी का जो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर था, उसमें हम कहीं पीछे रहे हैं। उसके पीछे फोर्सेस तो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है, वो तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे। उसमें आई थिंक मेन कल्प्रिट्स आर दैट वी पीपल, जो हम सिविल्स में बैठे हैं। क्या हमने किसी एक फॉरवर्ड को भेजने से पहले, आगे फॉरवर्ड करने से पहले सोचा कि वेदर दिस पर्टिकुलर मैसेज इज इन इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन और नॉट एट दिस सिचुएशन? मैंने एक चीज़ इसी बात पे मुझे याद रही, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कराची पोर्ट उड़ा दिया, ग्वादर पोर्ट पे हमला, हाँ, POK के F-16 गिर गए, मतलब ठीक है मैं मान रहा हूँ, लेकिन यार ऐसी न्यूज़ आ रही थी, इतनी गलत न्यूज़ आ रही थी कि लोगों को डर लगने लग गया था सर। तो लोगों को इस बात से डर नहीं, ठीक है अगर आपने एक पोर्ट्स उड़ गए हैं, ये हो गया कि मतलब एक नेशनल मीडिया, एक नेशनल चैनल 120-100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को एकदम से मिस इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हाँ, एज फार एज न्यूज़ एजेंसीज आर कंसर्न, वो उसके पीछे ऑब्वियस रीजंस है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी काम करती है, बिजनेस मॉडल काम करते हैं, तो एग्जैजरेशन था, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन ना अपने आप से भी पूछता हूँ, मैं अपने कलीग से भी पूछता हूँ कि क्या हम एक्चुअली में सोचते हैं एक मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले? एटलीस्ट हम डेली रूटीन में नहीं सोचते, चलो ठीक है, दैट मच कैन बी ग्रांटेड। बट जब ऑपरेशन सिंदूर या लाइक एनी ऑपरेशन, उस समय मैं कहता हूँ कि चाहे वो खबर सच्ची भी है, बट
at this moment, is it in interest of our country or not? अगर नहीं है तो why, what you want to achieve? अगर मैं उसको 10 लोगों को भेज दूंगा तो मुझे क्या अचीव हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. एटलीस्ट ये मोरल डाउन होगा, नेगेटिव कॉन्नोटेशन ज़्यादा है ना उसकी. मेरी सर बिजनेस पार्टनर है, वो हमेशा इस बात में कहती हैं, बोलती हैं सुष्मित जब भी कुछ देखो सुनो पढ़ो तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो. जबकि उस समय अगर आपको याद हो तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और जो भी हमारे यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स थे वो समय समय पे मीडिया ब्रीफ दे रहे थे. दैट वाज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. बट अब दिक्कत क्या थी कि वो सेंसेशनल नहीं था. वो बड़े आराम से आते थे, वो आराम से आते थे, एयरफोर्स की कंफर्टेबली बताते थे कि हमने ये कर दिया और आगे का आपको पता आगे चल हम जाएगा. इस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन. नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होगी, आपको टाइम पता चल गया, उसके बीच में कोई अपडेट होगा तो उसमें ना वो कोई सेंसेशनलिज्म नहीं था. तो उस वजह से वो मे बी वो शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में एक्साइट नहीं कर रहा था लोगों को. तो उसका अपना एक है एस्पेक्ट है, वेरी सैड एस्पेक्ट. बट आई थिंक एज ए वेटरन तो आई कैन एटलीस्ट से कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपके दिमाग आप कुछ भी छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को या अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट कर सकता है. आप जैसे मान लीजिए उस समय कुछ चल रहे थे कि मूवमेंट हो रही है, लोग उसकी फ़ोटोज़ खींचने लग गए थे, कॉन्वे की फ़ोटोज़, फिर वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं. तो वो देखने में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है. बट जब जो लोग उन्हीं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बैठे हैं वो उससे भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकालेंगे विच कैन गो अगेंस्ट अस. तो गाड़ी नंबर कई सारी चीज़ें देख लेते हो, तो ऐसा काम करना क्यों है? तो ये है, ठीक है. मैं समझ रहा हूँ इन सारी चीज़ों को. बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो लोग ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन मूवमेंट अगर पकड़ में आ जाता है तो फिर कई सारी चीज़ें हाथ से चली जाती हैं. एक क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, जो मैंने भी कहा था, सीजनल पेट्रोटिज्म. अभी आजकल लोगों को, एक समय होता था जब देश के लिए करना है, देश के लिए करना है, आज अपने लिए करना है, अपने लिए करना है. लोगों के अंदर से अपना हट नहीं रहा है. सबको अपना बैंक अकाउंट, पैसा कैसे कमा लें, ये धंधा करके करोड़पति बन जाए, ये कर ले वो कर ले. हर किसी के अंदर मनी एक फैक्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे. मनी एक डिफरेंट फैक्टर है, और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं. जो फोर्सेस में जाते हैं उनके लिए पैसे की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के बराबर है. तो वो जो पेट्रोटिज्म की फीलिंग है, जो टीचर्स के थ्रू बच्चों के अंदर आती थी, जो सोल्जर्स को देख के लोगों के अंदर आती थी, ये सारी चीज़ें कैसे बदलती जा रही हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि जो अपकमिंग जनरेशन है ना सर, उसका जो कोर पेट्रोटिज्म था, जो बच्चे मोटिवेटेड रहते थे 12th के बाद की विल ज्वाइन, अभी अग्निवीर आ गया है, नई नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, नए नए सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, सिस्टम्स बदल रहे हैं धीरे धीरे. इंडियन फोर्सेस भी मॉडर्नाइज हो रही हैं, नए सिस्टम्स पे रिलाई कर रही हैं. तो आप थोड़ा सा एक बार बताएंगे किस तरह से अभी 21st सेंचुरी में जो नए जवान की डेफिनेशन होगी वो कैसी होगी? आई थिंक जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होगा ना, वो आर्म्ड फोर्सेस में मेरे ख्याल से वो जाएगा भी नहीं, कभी नहीं. अगर वो चला भी जाएगा तो वो उस प्राइड के साथ में भी इनजस्टिस करेगा कि वो उस प्राइड के साथ ना अपनी सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस तरीके से नहीं कर पाएगा. अब जहाँ तक देखो पैट्रियोटिज्म है, इसमें मुझे लगता है कि कुछ हद तक इनकलकेट की जा सकती है और कुछ हद तक ये एक इनर कॉलिंग होती है. वो इनर कॉलिंग आपको किसी एक मूवमेंट से हो सकती है, किसी एक ऑफिसर से हो सकती है, किसी के इंडिविजुअल से इंटरेक्शन करने के बाद हो सकती है, या कोई एक ऐसा इवेंट भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, अभी जेनजीस ने फॉलो किया होगा, उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल से और प्रिंट मीडिया से. तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोग मोटिवेट हुए होंगे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने को. अब जैसे 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 टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है इवन इन आर्म्ड फोर्सेस, तो जितने टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है आर्म्ड फोर्सेस में. आई कैन वाउच फॉर इट कि अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है ऑफिसर
he can do far better than a non-technical guy. तो ये वो जहाँ तक जो पैट्रियटिज्म इनकलकेट करने की बात है, वो नो डाउट इट्स अ प्रोसेस. अगर बचपन से स्कूलिंग के टाइम से एनसीसी हो गया, या फिर जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स डिसिप्लिन है, और इवन की कॉलेजेस वगैरह में जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें ऐसे इवेंट्स रखे जाएं, डिस्कशन हो उसके ऊपर. या मतलब जैसे यूथ फेस्टिवल के उस एरिया से किसी रिनाउंड पर्सनालिटी को जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है ऐसे आर्म्ड फोर्सेस में, उनको बुलाया जाए. तो आई थिंक वो इनकलकेट किया जा सकता है और बच्चे इंस्पायर होते हैं. ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्मी मतलब आर्मी की सर्विसेज से वीआरएस लिया है, लेकिन आर्मी दिल से नहीं निकली है. नहीं, तो अभी भी आप लोग आर्मी के लिए कंटिन्यूअसली उस नए कैडेट्स, अच्छे इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना. आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी अगर मैं कुछ बच्चे अपने तरीके से थोड़ा सा तैयार करके ऑफिसर बना पाऊँ. मेरे ऑलरेडी आई वुड से 4 स्टूडेंट्स बन चुके हैं. एक स्टूडेंट ही इज़ करंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट OTA. तो आई थिंक दिस गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कि हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. मतलब अगर आपने कुछ नहीं तो 100 बच्चे भी अगर भेज दिए ना, 100 ऑफिसर्स 100 इज अ बिग नंबर. 100 सर नंबर कोई बड़ा छोटा नहीं होता. इट इज ऑल अबाउट कि 5 हो गए ना तो 50 होंगे. ये इंटेंशन सही है, इंटेंशन सही है. एंड दोस हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स, दोस हु जेन्युइनली जिसको जरूरत है. सर हर किसी के पास पैसे भी नहीं है आजकल की डेट में. कॉर्पोरेट कोचिंग्स हो गई हैं. luckily I am connected with another education platform which is specifically working for underprivileged students, destitute I would say. तो हम उनको जितनी फाइनेंशियली हो सकती है हमारी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी में वो भी करते हैं. बाकी अपडेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, ताकि जब भी आगे चल के वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर हों तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम एक, नहीं तो ना अनफॉर्चुनेटली ये एक रहता है कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ या मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ. हाँ. है ना, पंजाबी या अपने मदर टंग में पढ़ाई करी है. राजस्थान से पढ़ा हूँ सर, RAS बोर्ड है मेरा, राजस्थान बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ. तो फिर वो ये वाला जो एक फियर है, अगर हम अपने थोड़ी सी स्टोरीज की मदद से ही चाहें या थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन से अगर हम वो फियर निकाल पाए बच्चों के अंदर से, बच्चों में पोटेंशियल तो होता ही है, वो कर लेते हैं. आप खुद पंजाबी मीडियम से पढ़े हुए हैं, पंजाबी स्कूल से, उसके बाद फिर आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब भी छोड़ी है. ओके, एज फार एज दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न्ड ना, unfortunately that time my mom was very this thing, she was undergoing some ailment and we were not really confident about her survival. तो उस समय मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी थी. आई हैड ऑलरेडी क्लियर्ड SSB and I was due to join academy for training. and उस समय मेरे टेबल पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ज्वाइनिंग लेटर पड़ा था after clearing written and interview and everything. So I was due to join at कमिश्नर तो होते, असिस्टेंट कमिश्नर होते अगर ज्वाइन कर लिया होता. ओके, बट ठीक है, वो एक थी, एक अपॉर्चुनिटी थी जो मतलब आई कॉल इट यू नो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैंने विलिंगली छोड़ा और अच्छा था सर आपके डिसीजन के लिए. मैं कहूँगा आपको भी पता है ये चीज़ अच्छे से, आप आर्मी को सर्व करके आ चुके हो, सालों आपने बिताए हैं, 1 डिकेड से ज़्यादा सर्व किया है. आपको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलता, दुनिया की कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है. फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन आई वुड से देयर कैन नॉट बी एनी ऑर्गेनाइजेशन बेटर देन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ऑल फोर्सेस. बट अभी मैं इन्हीं फोर्सेस के लिए सर, अभी तक मैं भी 17 साल कैंपसेस में रहा हूँ अलग अलग तरह से. तो मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूँगा. अब तक मैं बच्चों के लिए सवाल पूछ रहा था जो मोटिवेट होना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नहीं, पैसे से ज़्यादा यार आपके लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रियल वेल्थ इज दैट यू हैव
योर ओन स्टोरीज टू टेल एट योर एल्डर एज। हाँ, आपके पास आज कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, उनके पास क्या होंगी, नहीं होंगी, और आपके पास वही कहानियाँ हैं, वही इन्हीं शब्दों को आप लिख रहे हो तोड़ मरोड़ के किसी तरह हाँ से। वो हाँ, तो वो जर्नी अगेन मेरी पोइट्री में इवन कि अगर मैं कुछ आर्टिकल लिख रहा हूँ या कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, इवन कि अगर मैं लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट भी लिख रहा हूँ, तो उसमें वो अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। होगा सर, डेफिनेटली होगा। वो अंदर जब आप लिखते हो ना सर, तो आपके मन से नहीं, आपके शरीर के एक सेल से वो वर्ड्स निकलते हैं, वो आपके पूरे डीएनए में घुस जाता है, तो उसको आप अलग ही नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं अभी कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो आर्मी में लोग सर्व कर रहे हैं, कई सारे जवान देख रहे होंगे यहाँ पे, कई सारे ट्रूप्स देख रहे होंगे जो आपको फॉलो कर चुके हैं या आपके साथ, या आपने उनकी कंपनी को कमांड किया होगा। एज ए कंपनी कमांडर हीरो होता है लड़ जवानों का, कि वो उनके लिए सबसे बेस्ट बंदा है, सबसे अच्छा बंदा है। कंपनी कमांडर आपने कह दिया तो करना है, क्योंकि वो आइडियल पर्सनैलिटी होती है। सो आप मुझे बताइए कि जवानों के लाइफ के सबसे ज़्यादा 3 मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं जो वो सर्व करते हैं, तो उनके लिए सबसे, क्योंकि अगर उनको पता होंगे वो, तो उन चैलेंजेस पे वो काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। आपको उस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता है, उस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, और आपका जो एक ट्रस्ट सिस्टम है फोर्सेस के अंदर, वो उस तरीके का होता है कि वो शायद उनको